नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवंश का पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल रहा 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। मथुरा भीतरी स्तंभलेख और ऐरण अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था और इनकी माता का नाम दत्त देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके अभिलेखों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। सांची के अभिलेख में उसे देवराज और वाकाटक नरेश, प्रवरसेन द्वितीय के अभिलेख में उसे देवगुप्त और उसके कुछ सिक्कों पर देवश्री कहा गया है। उसकी दो रानियां थीं, ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की विधवा थी, जिसके पुत्र कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त थे, और दूसरी थी कुबेर नागा जिसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी और इसका विवाह वाकाटक नरेश राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमा है जो डैश डैश करके अंदर आपको लाइनिंग वाला जो हिस्सा दिख रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के अधीन थे ये एरिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में एक सुदृढ़ और सुसंगठित साम्राज्य प्राप्त हुआ, परंतु पश्चिमी शत्रु अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। वे साम्राज्य के आर्थिक विकास में बाधा बन रहे थे क्योंकि विदेशों से सारा व्यापार पश्चिमी समुद्र तट से ही होता था। इस समय दो राजकुल शक्तिशाली थे, नागवंश और वाकाटक। चंद्रगुप्त ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करके नागवंश को अपने पक्ष में कर लिया तथा अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करके अपनी शक्ति को उसने और बढ़ा लिया। वाकाटकों की स्थिति ऐसी थी कि उनकी मित्रता गुप्त साम्राज्य के लिए एक वरदान हो सकती थी और उनकी शत्रुता उसके लिए महान संकट। तो इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को शक विजय में बहुत सुविधा हुई। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी जो सफलता है वो पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र यानी जो गुजरात वाला जो एरिया है उसके शक्तिशाली शकों पर उसने विजय हासिल करी। शकों पर यह विजय संभवतः 388 ईस्वी से 409 ईस्वी के बीच हुई, क्योंकि 388 ईस्वी के बाद के जो शक सिक्के हैं वो नहीं मिलते हैं और 409 ईस्वी के आसपास का जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का मिला है उसमें शकों की भांति यूनानी लिपि और तिथि मिलती है। गुजरात और काठियावाड़ विजय के उपरांत उसे शकारी और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है। उसके बाद चंद्रगुप्त ने वाहलिक विजय हासिल की। वाहलिक पंजाब का वो भाग था जो व्यास नदी के दोनों तटों के समीप था और इस विजय की याद में ही विष्णुपद पंजाब स्तंभ पर विक्रमादित्य ने यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की। इस लोह स्तंभ को बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पास मेहरुली में कुतुब मीनार के पास स्थापित कर दिया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस पर चंद्र नामक राजा की प्रशस्ति खुदी है जिसमें लिखा है कि चंद्र ने अपने शत्रुओं के संघ को बंगाल में पराजित किया और सिंधु नदी के सातों मुखों को पार करके वाहलिकों को परास्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर एकाधिकार स्थापित करके उसने दीर्घ काल तक राज्य किया। ये ऐसा इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसका हाईलाइट है नीचे वाला पिक्चर जिसमें ये खुदा हुआ है। ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह जो चंद्र है जो इस मेहरुली के लोह स्तंभ में है ये चंद्रगुप्त द्वितीय है और शकों के समृद्ध साम्राज्य पर कब्जा होने से, जिसमें गुजरात और मालवा का कुछ भाग शामिल था, गुप्त साम्राज्य न केवल मजबूत बना बल्कि पश्चिमी समुद्री जो पत्तन है उससे उसका सीधा संपर्क स्थापित हो गया। इससे समुद्र पारी व्यापार और वाणिज्य को असाधारण प्रोत्साहन मिला। उज्जैन जो व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक उस समय महान केंद्र था, इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया। पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन उसके विजय अभियानों के अलावा उसके द्वारा साहित्य और कला को दिए गए संरक्षण और कलात्मक और सांस्कृतिक जीवन के उच्च स्तर के लिए भी याद किया जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी। इनमें कालिदास जो कि संस्कृत के महान कवि थे, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपत, वारामिहिर और वररुचि जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीन के बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 411 ईस्वी तक भारत की यात्रा की और बौद्ध पांडुलिपियों और ग्रंथों का संग्रह किया और भारतीय विहारों में अध्ययन किया और उसने भारत का वर्णन एक सुखी
और समृद्ध देश के रूप में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी और तांबे के विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उसने 5 प्रकार के सिक्के चलाए थे। धनुष वाले सिक्कों पर एक और गरुड़ की आकृति है और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति है। सिंहवध वाले सिक्कों पर एक और राजा को सिंह को मारते हुए और दूसरी ओर सिंहवाहिनी दुर्गा की आकृति है। इसमें सिंह जो है संभवतः चंद्रगुप्त की सौराष्ट्र विजय का सूचक है। इसके अलावा उसने सिंहासन, छत्र और घुड़सवार वाले सिक्के भी चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के जो हैं वो शक सिक्कों की तरह ही हैं, उन्हीं की जैसे दिखते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्कंदगुप्त के बारे में। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल है। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना और उसका जो सिंहासनारोहण जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। सिंहासन के लिए उसके भाई पुरुगुप्त के बीच में उसका संघर्ष हुआ और उसके शासन की बागडोर संभालते ही जैसे ही वो गद्दी पर बैठा और विदेशी आक्रमणकारी जो आक्रांता थे हूण, उन्होंने आक्रमण कर दिया। हूण जो थे मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी और इन्होंने हिंदुकुश पर्वत को पार करके गांधार प्रदेश पे कब्जा कर लिया और गुप्त साम्राज्य को ललकारा। तो ये जो हूण, उस समय जो हूण आक्रमण हुआ था उसका नेता था खुशनेबाज। स्कंदगुप्त ने हूणों को ऐसी करारी हार दी कि उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। और हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का जो गुणगान है उसके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो कि आपको ये दिख रहा है। ये जो एरो से मैंने दर्शा रखा है ये जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें अक्षरों की खुदाई आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगी क्योंकि पिक्चर जूम की भी नहीं है। तो जूनागढ़ लेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। सोमदेव के कथा सहित सागर में उज्जैनी के राजा महेंद्र द्वितीय यानी कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र द्वारा विदेशियों पर विजय प्राप्त करने का एक साहित्यिक प्रमाण मिलता है। भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है ये भीतरी स्तंभलेख है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थापित है। यद्यपि स्कंदगुप्त की हूण विजय गुप्त साम्राज्य की रक्षा और स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, किंतु उसने पश्चिमोत्तर सीमा को स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं किया और जिसके कारण उसके उत्तराधिकारियों के समय हूणों ने बार बार आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य को खोखला बना दिया। जूनागढ़ अभिलेख में उसे नागवंशी राजाओं का मर्दन करने वाला कहा गया है। संभवतः दक्षिण के वाकाटकों ने भी उसके राज्य पर आक्रमण किया तथा कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया, किंतु स्कंदगुप्त ने शीघ्र इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया तथा जीवन पर्यंत उसका शासक बना रहा। स्कंदगुप्त एक योग्य सैन्य संचालक के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया और जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और अशोक तथा शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम ने इसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त ने के उदार शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और स्वयं भी वो प्रजापालक सम्राट था। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी जो राजधानी है उसको अयोध्या में स्थानांतरित कर लिया था। स्कंदगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी, परंतु धार्मिक मामलों में उसने पूर्ण उदारता बरती और जैनों, ब्राह्मणों और श्रमणों को भी सम्मान दिया। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त जो था एक महान विजेता और वंश की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापक और प्रजावत्सल राजा था। संभवतः वह गुप्त वंश के महानतम राजाओं की श्रृंखला में एक अंतिम कड़ी था। तो हमने ये 2 पार्टों में गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली और महत्वपूर्ण गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।